अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना केमिस्ट्री का पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और हमारा जो ये पहला लेक्चर होगा ना, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। इसमें हम सिर्फ केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे और कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे और बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हम बार बार केमिस्ट्री में उनको जिनका जिक्र होता है और हम उनको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं, मैं स्टार्ट हमेशा यहाँ से करता हूँ कि व्हाट इज़ साइंस, कि साइंस क्या है। देखिए, मैं साइंस को डिफाइन इस तरह करता हूँ कि साइंस एक नॉलेज है। किस किस्म का नॉलेज है? साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जो हमें चीज़ों को समझने में मदद देता है कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं हम उनको अगर समझना चाहते हैं, उनको हम साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जो हमें उनके बारे में एक सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। देखें, एक चीज़ अपने जहन से निकाल दें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सिर्फ यही साइंसेज है। नहीं, ये सिर्फ साइंस के एक एस्पेक्ट्स हैं। मसलन अगर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करूं तो ये नेचुरल साइंसेज की ब्रांचेज हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी द ब्रांचेज ऑफ नेचुरल साइंसेज। अब नेचुरल साइंसेज में मैंने कहा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी बेसिकली लाइफ का स्टडी है। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, जिसमें हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं कि लाइफ किस तरह सस्टेन करती है, तो हम उसे बायोलॉजी कहते हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में हम अपने इर्द गिर्द होने वाली, नेचर में होने वाली चेंजेस के लॉजिक्स को स्टडी करते हैं, चेंजेस को मेजर करते हैं। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में हम हमारे पास जो इर्द गिर्द मटीरियल है, हमारे पास जो इर्द गिर्द मैटर है, हम उसको स्टडी करते हैं। हमारे पास सपोज करने दाएं में मेरा पानी है, मेरे पास कोई सॉलिड मटीरियल है, मेरे पास कोई सोडियम मेटल है, मेरे पास कोई सॉलिड है, मेरे पास डायमंड है, मेरे पास ग्रेफाइट है, मेरे पास कोई सॉलिड, कोई मैटर है। मैं उस मैटर को उठाऊंगा और मैं उसको स्टडी करना शुरू कर दूंगा। तो उस मैटर के स्टडी को हम क्या करेंगे? उस मैटर के स्टडी को हम केमिस्ट्री का नाम देंगे। अब देखें, यहां तक मुझे एक बात पता लग गई, जो केमिस्ट्री बेसिकली है वो मैटर की स्टडी है। अब अगला सवाल यह होता है कि मैटर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मैटर। देखें, हम मैटर को कहते हैं कि हर वो चीज मैटर है जो दो कंडीशंस को फुलफिल करे। वो दो कंडीशंस कौन सी हैं? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मैस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो जगह रखे, जो मैस, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और मैस रखे, हम उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब देखें, हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है ना, वो कुछ मैटर वो है जो हमें नजर आता है, कुछ मैटर वो है जो हमें नजर नहीं आता। मिसाल के तौर पर मुझे पानी नज़र आ रहा है, मुझे कोई सॉलिड मटेरियल वो आम आँख से नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस मुझे आम आँख से नज़र नहीं आ रही। लेकिन गैस को हम क्या कहेंगे? हम गैस को कहेंगे ये नज़र ना आने वाला मैटर है। क्यों? क्योंकि ये हमें बेशक से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये मैटर की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि हमने मैटर के बारे में, जो हमारे इर्द गिर्द मैटर है वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है सब में सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, इसमें जो सबसे लो एनर्जी स्टेट है वो सॉलिड है, जो उससे हाई है वो लिक्विड है, जो उससे हाई है वो गैस है, और जो सबसे हाई एनर्जी स्टेट है वो क्या है? वो प्लाज्मा है। अच्छा, अगर हम किसी सॉलिड को एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू करें, हम कोई सॉलिड को हीट करना शुरू करें, तो क्या होगा? वो मेल्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। और अगर मैं किसी लिक्विड को एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू करूं तो वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। और अगर मैं किसी गैस को एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू करूं तो गैस के मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे और वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम कहते हैं आयनाइज गैस इज कॉल्ड प्लाज्मा। हम किसी भी आयनाइज गैस को प्लाज्मा कह सकते हैं। अब हम क्या काम करते हैं? हम प्लाज्मा को एनर्जी कम करना शुरू करते हैं। जब हम एनर्जी कम करना शुरू करेंगे, पहले आयनाइजेशन हुई थी गैस की और प्लाज्मा बना था, अब डी आयनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब जब डी आयनाइजेशन होगी तो फिर वो प्लाज्मा वापस गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम मजीद एनर्जी कम करेंगे तो गैस जो है वो कंडेंस होकर फिर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। हम मजीद एनर्जी कन्वर्ट करेंगे तो लिक्विड जो है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चारों स्टेट्स हैं हमारे पास, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। हम सॉलिड को, लिक्विड को, गैस और प्लाज्मा को कन्वर्ट कर सकते हैं, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। तो स्टूडेंट्स, अब अगली बात हम ये करते हैं कि वाई सॉलिड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, why liquid exist in liquid state and gas exist in gaseous state। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर हमें यह पता लगाना है कि ये स्टेट डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट क्यों कर रही हैं, तो हमें इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्टडी करना है कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, लिक्विड में मॉडरेट और गैस में सबसे कम। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं कि जो मैटर है, हमने पढ़ा कि हमने केमिस्ट्री में मैटर को स्टडी करना है।
अब अगला सवाल ये है कि हमने मैटर के क्या क्या चीज़ों को स्टडी करना है। हमने इसमें मैटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने मैटर के स्ट्रक्चर को स्टडी क्यों करना है? देखें, सपोज कर लें मेरे पास कोई सॉलिड है। अब सॉलिड मेरे पास है, या मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ, मेरे पास सपोज करें मेरे पास NaCl है। अब मैं इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करूंगा तो इसका स्ट्रक्चर या क्रिस्टलाइन होगा या इसका स्ट्रक्चर अमॉर्फस होगा। देखें, अब NaCl जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड होने की वजह से इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, जबकि प्लास्टिक हमारे पास जो होता है वो अमॉर्फस सॉलिड होता है, उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि हमने स्ट्रक्चर को इसलिए स्टडी करना है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं, इसलिए स्ट्रक्चर को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। हमने स्ट्रक्चर को क्यों स्टडी करना है? क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं। अच्छा, आपने एक बाप के दो बेटों के बारे में सुना है कि जिनकी प्रॉपर्टी में इतना फ़र्क है जितना ज़मीन और आसमान में फ़र्क है? चलें, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ। देखें, कार्बन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में तो आपने सुना होगा, एक डायमंड, एक ग्रेफाइट। डायमंड जो है वो एक बहुत कीमती है और जो ग्रेफाइट है वो लेस प्रीशियस है, वो इतना कीमती नहीं है। वजह, दोनों में वजह है स्ट्रक्चर का डिफरेंस। डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर डिफरेंस होने की वजह से डायमंड बहुत ज़्यादा कीमती है और ग्रेफाइट जो है वो बहुत ज़्यादा वो लेस प्रीशियस है। इसके अलावा डायमंड हार्ड और इंसुलेटर है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब क्या वजह बनी? इसलिए कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से डायमंड हार्ड एंड इंसुलेटर, जबकि ग्रेफाइट जो है कंडक्टर। जबकि एक ही बाप के दो बेटे हैं, दोनों प्योर कार्बन है, डायमंड भी प्योर कार्बन है और ग्रेफाइट भी प्योर कार्बन है। नेक्स्ट चीज़, हमने इसके अंदर स्टडी करना है प्रॉपर्टीज़ को। देखें, प्रॉपर्टीज़ को स्टडी क्यों करना है? देखें, मैं आग जला रहा हूँ, मुझे आग जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, मैं आग जलाने के लिए हाइड्रोजन, मैं आग जलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्यों नहीं इस्तेमाल करता? इसलिए मैं आग जलाने के लिए अमोनिया क्यों नहीं इस्तेमाल करता? उसकी वजह यह है कि हर मैटर की अपनी प्रॉपर्टी होती है। ऑक्सीजन जलने में मदद देती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के काम आती है। तो चूंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे मैटर को, प्रॉपर्टीज को स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज दो तरह की हैं। कौन कौन सी? फिजिकल और केमिकल। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहता हूँ तो मुझे सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर, अगर मैं किसी चीज़ का मैस मालूम करना चाहता हूँ तो मुझे उसका आइडेंटिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल में वेइंग बैलेंस पे आप उसका मैस मालूम कर लें। लेकिन अगर मैं किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना चाहता हूँ, मेरे पास सपोज करें सोडियम है और मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि जब ये वाटर के साथ मिलता है तो इसका बिहेवियर क्या है। वाटर के साथ इसका बिहेवियर स्टडी जब करने के लिए इसको वाटर के साथ मिलाया तो इसने क्या किया, ये वाटर के साथ मिलकर एक नए सब्सटेंस में, एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम आइडेंटिटी चेंज किए बगैर स्टडी नहीं कर सकते, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम आइडेंटिटी चेंज किए बगैर स्टडी कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आगे दो तरह की हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। अब इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड ना करें। मिसाल के तौर पर कलर है, डेंसिटी है, कलर, डेंसिटी, ऑर्डर, ये क्या है? ये इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। मसलन अगर मेरे पास 2 गिलासों में पानी है, या मैं पानी के ऑर्डर को और मैं पानी के कलर को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि उसका कलर क्या है, वो कलरलेस है, कलर है, तो मुझे 1 गिलास पानी भी सफिशेंट होगा, मुझे आधा गिलास पानी भी सफिशेंट होगा, मुझे 1 टैंकर पानी की ज़रूरत नहीं है। एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? मसलन मैं मालूम करना चाहता हूं कि 1 ग्राम आयरन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और 100 ग्राम आयरन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो मुझे क्या, अगर मैं 100 ग्राम के लिए करना चाहता हूं वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है, तो मुझे फिर 100 ग्राम आयरन चाहिए, मुझे आयरन की ज़्यादा अमाउंट चाहिए। और अगर मुझे 1 ग्राम को मेजर करना है वॉल्यूम, तो मुझे आयरन की कम अमाउंट चाहिए होगी। तो एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करें, हम उनको एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तीसरी चीज़, हम इसमें स्टडी करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर से क्या मुराद है? भाई, कंपोजिशन ऑफ मैटर से मुराद ये है कि मेरे पास एक मैटर है, मैं पानी की एग्जांपल लेता हूँ। हम रोज़मर्रा पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। भाई, हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बना किस किस चीज़ से मिलकर है?
हम जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं और जब सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस किस पार्टिकल से, किस किस एटम से मिलकर बनी है? तो हमने कंपोजिशन को इसमें स्टडी करना है केमिस्ट्री में। इसके अलावा हमने और क्या स्टडी करना है? हमने चेंजेस ऑफ मैटर को स्टडी करना है। चेंजेस ऑफ मैटर से क्या मुराद है? मैटर का तब्दील होना। अब चेंजेस ऑफ मैटर जो है ये दो तरह की हो सकती है, ये फिजिकल चेंज भी हो सकती है और केमिकल चेंज भी हो सकती है। फिजिकल चेंज से क्या मुराद है? पानी वेपराइज हो गया, ये फिजिकल चेंज है। अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई, ये केमिकल चेंज है। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई है, ये क्या है? ये केमिकल चेंज है। और पानी का वेपराइज हो जाना, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, ये फिजिकल चेंज है। इसके अलावा मैंने तमाम लॉज और प्रिंसिपल को स्टडी करना है जिनके तहत कोई फिजिकल या केमिकल चेंज मैटर में आती है। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि मैटर की प्योरिटी के बारे में बात करते हैं। मैटर प्योर भी हो सकता है, मैटर इम्प्योर भी हो सकता है। अगर तो मैटर प्योर है तो उसे हम कहेंगे सब्सटेंस, और अगर मैटर इम्प्योर है तो उसको हम कहेंगे मिक्सचर। अगर प्योर है तो सब्सटेंस, अगर इम्प्योर है तो मिक्सचर कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहां पे एक बात सुने, अगर मैटर प्योर सब्सटेंस है तो प्योर सब्सटेंस होगा उस सूरत में अगर वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हो। अब प्योर सब्सटेंस जो होता है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और मैटर की प्योर फॉर्म को सब्सटेंस कहते हैं। अब सब्सटेंस जो होता है ये दो तरह से एग्जिस्ट करता है, ये एलिमेंट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ये कंपाउंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अगर ये एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये फर्दर दो तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, ये एटॉमिक स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये मॉलिक्यूलर स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। एटॉमिक स्टेट में कब एग्जिस्ट करेगा? एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करेगा कि अगर मेरे पास कोई मेटल है या मेटोलाइड है। और मॉलिक्यूलर स्टेट में कब एग्जिस्ट करेगा? अगर ये नॉन मेटल है। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल, अगर हम एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास एलिमेंट की क्या एग्जांपल्स हैं? देखें, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ओजोन है, इसके अलावा फास्फोरस है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये एलिमेंट हैं। नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये सारे के सारे एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि सब्सटेंस या एलिमेंट की फॉर्म में होता है या कंपाउंड की फॉर्म में होता है। चलें, अब सब्सटेंस अगर कंपाउंड की फॉर्म में है तो फिर वो एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करेगा जिसको हम मॉलिक्यूलर स्टेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम मॉलिक्यूलर स्टेट बोलते हैं। अब मॉलिक्यूलर स्टेट में होता क्या है? मॉलिक्यूल बनता कैसे है? मॉलिक्यूल उस वक्त बनता है जब टू डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड बन जाता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास वाटर है, वाटर कंपाउंड है, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कंपाउंड है, मेरे पास अमोनिया है, HCl है, सारे कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स के केमिकल कम्बिनेशन से ये बने हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम दूसरी तरफ चलते हैं कि हमने कहा था अगर मैटर इम्प्योर है तो वो फिर हमारा मिक्सचर होगा। अब मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस कब होता है? होमोजीनियस उस वक्त होता है कि जब जो मिक्सिंग कंपोनेंट हैं, जो इन कंपोनेंट को हम मिक्स कर रहे हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दें, आइडेंटिफाइबल ना रहें। मिसाल के तौर पर अगर मैं चीनी को पानी में डालता हूं तो चीनी को जब मैं पानी में मिक्स करता हूं तो वो कंप्लीट प्रोपोर्शन में मिक्स होती है। जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स होती है, फिक्स प्रोपोर्शन में जो चीनी है वो पानी में हल हो जाती है। हम दूसरी तरफ बात करते हैं, अगर मैटर इम्प्योर होगा तो वो मिक्सर होगा। अब मिक्सर दो तरह का होता है, या होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। अगर होमोजीनियस मिक्सर होगा तो मैं कंपोनेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। मसलन अगर मैंने चीनी को पानी में हल कर दिया तो चीनी पानी में हल हो जाएगी। अब चीनी पानी में जब हल होगी तो चीनी और पानी को आइडेंटिफाइबल नहीं रहेगा, तो मैं इसे कहूँगा होमोजीनियस मिक्सर। मिसाल के तौर पर आजकल रमज़ान का महीना है और अफ्तारी में हर घर में अक्सर लोगों शिकंजी बड़े शौक से पीते हैं। मसलन अब शिकंजी बनाते हुए हम क्या करते हैं? हम उसमें पानी ऐड करते हैं, नमक ऐड करते हैं, हम उसमें लीमू ऐड करते हैं, हम उसमें शुगर ऐड करते हैं। अब जो शिकंजी है ये क्या है? ये इन सारी चीज़ों का मिक्सर है, ये इन सारी चीज़ों का मिक्सर है। अब ये इन सारी चीज़ों का अगर मिक्सर है तो हम इसको कंपाउंड क्यों नहीं कह रहे? हम इसको कंपाउंड इसलिए नहीं कह रहे कि मसलन सपोज कह रहे हैं कि आपने दो बर्तनों में शिकंजी बनाई, एक में नमक कम रह गया और एक में नमक ज़्यादा हो गया। अब जिसमें नमक कम हो गया है वो भी शिकंजी, जिसमें नमक ज़्यादा हो गया वो भी शिकंजी है, लेकिन इनमें जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी? वो डिफरेंट होगी, कंपोजिशन फिक्स
नहीं होगी। इसलिए हम होमोजीनियस मिक्सर को कंपाउंड नहीं कह सकते। और जो कंपाउंड होता है बेशक से वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनता है। मसलन मेरे पास अगर एक बोतल में पानी है तो मेरे पास पानी के उसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। अगर मैं उनके दरमियान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्टडी करूं तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट द फेज क्या होती है, सेम 2:1, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स ये फर्क था कि होमोजीनियस मिक्सर में और कंपाउंड में क्या फर्क होता है। एक और चीज, हम मिक्सर को फिजिकल टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं जबकि कंपाउंड को हम फिजिकल टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते। मसलन आपने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा। हम जो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो एक केमिकल प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये केमिकल प्रोसेस हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर की। आपने अपने घर में अपनी अम्मी को दाल साफ करते तो देखा होगा। वो क्या करती हैं, जब बाजार से दाल आती हैं, अगर आपके घर में दाल बनाने का इरादा है तो वो कंकर जो होते हैं वो हाथ से सेपरेट कर रही होती हैं। अब देखें होमोजीनियस मिक्सर में हम नमक को, शुगर को, वाटर को, नींबू को, जिस तरह हमने शिकंजी की एग्जांपल ली, हम इनको ऐसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते और ना ही वो हमारे लिए आइडेंटिफाइबल होते हैं। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सर में क्या होता है, हम इनको हाथ से सेपरेट कर लेते हैं, आइडेंटिफाइबल होते हैं, हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं। मिसाल एक आखिरी एग्जांपल मैं और लेता हूं। सपोज करें मेरे पास एक बोरी में गंदुम है और एक बोरी में चावल है। मैंने गंदुम और चावल को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जब मैं उनको मिक्स कर दूंगा तो मिक्स करने के बाद भी मैं बता सकता हूं कि कौन सा गंदुम का दाना है, कौन सा चावल का दाना है। तो गंदुम और चावल के दानों ने अपनी आइडेंटिटी क्या रखी है, बरकरार रखी है। तो इसलिए हम उनको क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सर कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अपने सवाल को कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मुझे बताएं ताकि आपकी क्यूरीज का आंसर किया जा सके। और इस चैनल को मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, अल्लाह।